नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 8 मई सन 2025। एकादशी तिथि गुरुवार दोपहर 12:30 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में आधा घंटा छाया रहा अंधेरा। 7:30 बजे सायरन बजते ही ब्लैकआउट। पंजाब, चंडीगढ़ और शिमला में भी लाइटें बंद रही। ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया। पाकिस्तान पर 24 मिसाइल दागी। LOC पर पाकिस्तान की फायरिंग में पुंछ के 10 लोगों की मौत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी PM बोले बदला लेंगे। संसद में दावा, भारत के 5 फाइटर जेट मार गिराए, इनमें 3 राफेल। हरियाणा में विकसित होगा मॉडल सोलर गांव। प्रतियोगिता के लिए 44 गांवों का हुआ चयन। बिजली बिल से मिलेगी राहत। सड़क हादसों में घायलों को मिलेगा फ्री इलाज। देश भर में लागू हुई कैशलेस ट्रीटमेंट योजना। हरियाणा में शराब पीना हुआ महंगा, बताएंगे देसी, अंग्रेजी व बियर की नई कीमतें। हिसार जिले को मिला चंडीगढ़ गुरुग्राम के लिए सीधा ट्रेन सेवा का तोहफा, ये रहेगा शेड्यूल। हरियाणा में ग्रुप D वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। 4246 पदों पर होने जा रही है भर्ती। देश के 244 शहरों में ब्लैकआउट। मॉक ड्रिल में हमले से बचने के तरीके सिखाए। युद्ध के हालात से निपटने की हुई तैयारी। और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। इंग्लैंड दौरे पर कप्तानी से हटाए जाने की अटकलें थी। वनडे खेलना जारी रखेंगे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बीती शाम को मौसम में बदलाव देखने को मिला, जिसके बाद भिवानी के कई एरिया में बूंदाबांदी के साथ ओलावृष्टि दर्ज की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग चंडीगढ़ द्वारा मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया गया कि हरियाणा में 11 मई तक मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। इस दौरान उत्तर पूर्वी हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार माने तो 8 मई को प्रदेश के 3 जिलों पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में मौसम खराब रहेगा। इस दौरान बादल छाए रहने, गरज और चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं अन्य जिलों में मौसम साफ बना रहेगा। इसके अलावा 9 मई को 8 जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में तथा 10 मई को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में बादल छाए रहने, गरज और चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इधर प्रदेश का सबसे गर्म जिला सिरसा रहा। सिरसा का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। जिला आयुष सोसाइटी यमुनानगर की तरफ से मल्टीपर्पज वर्कर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर 31 मार्च 2026 तक की जाएंगी। इस भर्ती के लिए महिला तथा पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। इन पदों के लिए उम्मीदवार किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास होनी चाहिए तथा मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर या फिर ANM कोर्स पास होने चाहिए। आवेदक ने मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत एक विषय के रूप में पढ़ा होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवार अपना आवेदन ईमेल से भी भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 मई। सैलरी 15,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा के रोहतक जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आदर्श सोलर गांव विकसित किया जाएगा। इस योजना के तहत 8 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली मॉडल सोलर गांव प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जिले के 44 गांवों को चयनित किया गया है, जिनमें से एक गांव मॉडल सोलर गांव बनेगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की हिदायत अनुसार मॉडल सोलर गाँव के लिए चयनित गाँव में प्रतियोगिता होगी। इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले गाँव में सोलर ऊर्जा के ढांचा को विकसित करने के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि बतौर इनाम दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जिले में सोलर से युक्त गाँव विकसित करना और हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इस योजना से गांव को अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ बिजली बिलों पर खर्च होने वाली राशि को बचाने में भी मदद मिलेगी। इस योजना के तहत गांव के सभी घरों व सार्वजनिक भवनों को 24 घंटे सोलर ऊर्जा से संचालित करते हुए मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। आमजन के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। सड़क हादसों में घायलों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा की है। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना में बताया गया है कि देश भर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज योजना को लागू कर दिया गया है। यह योजना 5 मई 2025 से लागू मानी गई है। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि कैशलेस इलाज योजना के तहत पीड़ित को दुर्घटना की तारीख से लेकर 7 दिनों तक किसी भी मान्यत अस्पताल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज का लाभ मिलेगा। इसमें आगे बताया गया है कि किसी भी सड़क मार्ग पर मोटर वाहन द्वारा हुई सड़क दुर्घटना का शिकार होने वाला कोई भी व्यक्ति इस योजना के प्रावधानों के तहत कैशलेस इलाज का हकदार होगा। यदि किसी कारणवश पीड़ित को नामित अस्पताल नहीं मिल पाता और इलाज किसी अन्य अस्पताल में कराया जाता है तो उस स्थिति में उस अस्पताल में सिर्फ स्थिर हालत यानी स्टेबलाइजेशन तक इलाज जारी रहेगा। इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। बता दें कि इसी साल जनवरी महीने में केंद्रीय परिवहन एवं सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने देश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों के आंकड़ों पर चिंता जाहिर करते हुए घोषणा की थी कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए जल्द ही कोई ऐसी योजना लाने पर विचार कर रहे हैं।
हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी की सरकारी नौकरी के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी सीईटी को अनिवार्य किया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए एक बार सीईटी आयोजित हो चुका है और उसके आधार पर नौकरी भी दी जा चुकी है। हालांकि पिछले सीईटी में कुछ ऐसे ग्रुप बच गए थे जिनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में इन ग्रुपों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी के सरकारी पदों की भर्ती के लिए किए जाने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी से पहले ग्रुप सी के बचे हुए कुछ पदों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इन पदों के विज्ञापन के बाद आवेदन तो ले लिए थे, लेकिन अभी तक उसके आगे की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। हरियाणा सरकार द्वारा हाई लेवल पर फैसला लिया गया है कि जिन विज्ञापित पदों में से कुछ पदों पर आगे की प्रक्रिया नहीं हो पाई है, उन पदों को वापस लिया जाए। इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था। सरकार ने आयोग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कभी भी इन विज्ञापित पदों को वापस लेने का नोटिस जारी किया जा सकता है। हरियाणा में शराब पीने के शौकीन लोगों को अब अपनी जेब पहले से और अधिक ढीली करनी पड़ेगी। बता दें कि प्रदेश में नई आबकारी नीति के तहत शराब की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। देसी ही नहीं बल्कि अंग्रेजी शराब के रेट में भी इजाफा हुआ है। नए रेट 12 जून से लागू होंगे और अगले साल 1 अप्रैल से इन कीमतों को फिर से रिवाइज किया जाएगा। राज्य सरकार की नई आबकारी नीति 12 जून 2025 से लेकर 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। हरियाणा सरकार की नई आबकारी नीति के तहत देसी शराब की बोतल का रेट 15 रुपए बढ़ चुका है, जबकि अंग्रेजी शराब की बोतल में 50 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। बियर की बोतल के रेट में 44% तक बढ़ोतरी हुई है, यानी 110 रुपए में मिलने वाली बियर की बोतल के लिए अब 150 रुपए चुकाने होंगे। वहीं देसी शराब की बोतल के लिए अब 190 रुपए देने होंगे, जबकि पहले यह 175 रुपए में मिलती थी। नई आबकारी नीति लागू होने पर 650 ml की 90 रुपए वाली बियर की बोतल अब 130 रुपए में मिलेगी। वहीं माइल्ड बियर की रेट में 36% की वृद्धि हुई है, जिसके बाद 650 ml की बोतल अब 150 रुपए में मिलेगी, जबकि पहले रेट 110 रुपए था। स्ट्रॉन्ग बियर के रेट में 23.1% की बढ़ोतरी हुई है, यानी 130 रुपए वाली बियर की बोतल अब 160 रुपए में मिलेगी। हरियाणा के हिसार जिले के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। भारतीय रेलवे ने हिसार को 2 नई स्पेशल ट्रेनों का तोहफा दिया है। इसके साथ ही जिले के लोगों का चंडीगढ़ और गुरुग्राम से सीधे रेल संपर्क का बरसों पुराना सपना पूरा हो चुका है। रेल मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रेन नंबर 64,563 व 64 अब अंदौरा अंबाला कैंट वाया चंडीगढ़ ट्रेन को अब फास्ट ट्रेन के रूप में हिसार के रायपुर रेलवे स्टेशन तक संचालित किया जाएगा। ट्रेन नंबर 64,564 अब अंदौरा यानी अंबाला से दोपहर 3 बजे रवाना होकर अंबाला कैंट कुरुक्षेत्र जंक्शन कैथल नरवाना जाखल उकलाना और बरवाला होते हुए रात 1:05 पर हिसार के रायपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में ट्रेन नंबर 64,563 रात 2:25 पर रायपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होकर सुबह 7:20 पर अंबाला कैंट और 12:40 पर अब अंदौरा पहुंचेगी। भारतीय रेलवे ने दिल्ली से वाया गुरुग्राम होते हुए रेवाड़ी तक चलने वाली फास्ट पैसेंजर ट्रेन का हिसार के सात रोड रेलवे स्टेशन तक विस्तार कर दिया है। ट्रेन नंबर 54,085 दिल्ली से सुबह 7 बजे रवाना होकर 9:40 पर रेवाड़ी और दोपहर 1:35 पर सात रोड पहुंच जाएगी। इसी तरह वापसी में ट्रेन नंबर 54,086 सात रोड से दोपहर 2:10 पर रवाना होकर शाम 5:30 बजे रेवाड़ी और रात 9 बजे दिल्ली पहुंच जाएगी। यह ट्रेन रेवाड़ी से जाटूसाना, कोसली, झाड़ली, चरखी दादरी, भिवानी, भवानी खेड़ा और हांसी होते हुए सात रोड पहुंचेगी। रेल मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक जल्द ही दोनों ट्रेनों के संचालन की तारीख जारी की जाएगी। हरियाणा में ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे युवाओं को अच्छी खबर मिल सकती है। युवाओं द्वारा लगातार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC और सरकार से आग्रह किया जा रहा है कि उनकी वेटिंग लिस्ट जारी की जाए, मगर अभी तक ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई है। इसी बीच इससे जुड़ी एक अहम खबर सामने आ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ग्रुप डी उम्मीदवार के लिए सबसे बड़ा निर्णय लिया है। ग्रुप डी पदों की वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे सीईटी पास उम्मीदवार लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से आग्रह कर रहे थे कि ग्रुप डी के खाली पदों की चयन सूची जारी की जाए। ग्रुप डी के उम्मीदवार लगातार मांग कर रहे थे कि ग्रुप डी से वे उम्मीदवार नौकरी छोड़कर चले गए हैं जिनका चयन ग्रुप सी में हुआ है, इसलिए ग्रुप डी के खाली पदों की मुख्य सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाए। सरकार ने विभागों, बोर्डों, निगमों से ग्रुप डी रिक्त पदों की संख्या की सूची मांग ली है। अब मुख्यमंत्री ने इन 4,246 रिक्त पदों पर भर्ती करने की मंजूरी देने का निर्णय ले लिया है। चूंकि ग्रुप डी के लिए सीईटी के बाद कोई अन्य टेस्ट नहीं होता है और सीईटी में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन होता है, तो ऐसे में सीईटी स्कोर के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करके जारी की जाएगी। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के करीब 9 घंटे बाद सरकार, सेना और एयरफोर्स के अफसरों ने घटना की जानकारी दी। बुधवार सुबह 10:30 बजे मीडिया ब्रीफिंग से पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो प्ले किया गया। इसमें बताया गया कि मंगलवार रात 1:04 से लेकर 1:11 के बीच यानी 7 मिनट में 9 टारगेट तबाह किए गए। हालांकि ऑपरेशन पूरा होने में कुल 25 मिनट का समय लगा। देश के इतिहास में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम
मिस्री भी मौजूद थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, पहलगाम हमला कायरतापूर्ण था। इसमें परिवार के सामने लोगों की हत्या की गई, उनके सिर में गोली मारी गई। बचे हुए लोगों से कहा गया कि वे इस हमले का संदेश पहुंचाएं। पिछले साल 2.25 करोड़ से ज्यादा पर्यटक कश्मीर आए थे। हमले का मकसद था कि कश्मीर के विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर पिछड़ा बनाया जाए रखे। हमले का यह तरीका जम्मू कश्मीर और देश के सांप्रदायिक दंगे फैलाने की कोशिश था। एक समूह ने खुद को TRF कहते हुए हमले की जिम्मेदारी ली। इसे UN ने प्रतिबंधित किया है और यह लश्कर से जुड़ा है। पाकिस्तान स्थित समूहों के लिए कवर के तौर पर TRF का इस्तेमाल किया गया। पहलगाम हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। TRF के दावे और लश्कर के सोशल मीडिया पोस्ट इसे साबित करते हैं। पाकिस्तान आतंकवादियों की शरण स्थली के रूप में पहचान बना चुका है। पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों के बारे में हमें सूचना मिली थी कि वे और हमले कर सकते हैं। इन्हें रोकना जरूरी था। हमने इन्हें रोकने के अधिकार का इस्तेमाल किया है। यह कार्रवाई नपीतुली और जिम्मेदारीपूर्ण है। हमारा एक्शन आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने और आतंकियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। मंगलवार बुधवार की रात 1:05 से 1:30 के बीच ऑपरेशन हुआ। पहलगाम में निर्दयता से जिन निर्दोष पर्यटकों को मारा गया उसके लिए ऑपरेशन किया गया। हमने पाकिस्तान और POK में 9 टारगेट चुने थे और स्ट्राइक में इन्हें तबाह कर दिया गया। इन जगहों पर लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर्स को टारगेट किया गया। हमने विश्वसनीय सूचनाओं और इंटेलिजेंस के आधार पर इन लक्ष्यों को चुना। ऑपरेशन के दौरान हमने सुनिश्चित किया कि बेगुनाह लोगों और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान न पहुंचे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सभी सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। हालांकि पाकिस्तानी सरकार ने कहा है कि सभी निर्धारित परीक्षाएं अपने तय समय पर होंगी, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तान नेना, LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगातार फायरिंग कर रही है। फायरिंग में जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में 10 नागरिकों की मौत की सूचना आ रही है और 34 घायल बताए गए हैं। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इसके चलते पंजाब बॉर्डर पर BSF अलर्ट पर है और पाकिस्तान की ओर से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया का जवाब देने के लिए तैयार है। भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा हालात को देखते हुए पाकिस्तान एयर स्पेस में एक भी फ्लाइट नहीं उड़ रही है। वहीं भारत ने बढ़ते तनाव को देखते हुए पाकिस्तान बॉर्डर से सटे राज्यों में उड़ानें रद्द कर दी है। इनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात और राजस्थान शामिल हैं। भारत ने 7 राज्यों के 11 एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स ऑपरेशन बंद कर दिया है। श्रीनगर, जम्मू, श्रीनगर, लेह, चंडीगढ़, बीकानेर, जोधपुर, राजकोट, धर्मशाला, अमृतसर, भुज और जामनगर में उड़ानें रोकी गई है। यह एयरपोर्ट्स पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए हैं। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट ने पैसेंजर्स के लिए एडवाइजरी जारी की है। सरकार महत्वपूर्ण संस्थानों, इमारतों और संवेदनशील इलाकों के लिए कुछ और कदम उठा सकती है। कैबिनेट की बैठक में इस पर अहम फैसला लिया जा सकता है। पहलगाम अटैक के 15 दिन बाद भारत ने 7 मई को रात 1:30 बजे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। यह हमला लाइन ऑफ कंट्रोल से 100 किलोमीटर अंदर तक किया गया। पाकिस्तान के सरकारी मीडिया के मुताबिक भारत ने कोटली, बहावलपुर, मुरीद के बाग और मुजफ्फराबाद में अटैक किया है। इसमें आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर और जैसे मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर का ठिकाना शामिल है। मुजफ्फराबाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी है और यहीं से आतंकी नेटवर्क ऑपरेट होता है। भारत ने POK पर यह ऑपरेशन करके पाकिस्तान को दिखा दिया कि हमारे साथ उलझने के बाद जवाब तगड़ा मिलेगा। भारत ने ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर रखा। जिस तरह से पहलगाम में आतंकियों ने महिलाओं के सिंदूर उजाड़ा था, यह उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई है। अगर पाकिस्तान जवाब में भारत के मिलिट्री या फिर सिविल एरिया को निशाना बनाता है तो पाकिस्तान खुद जिम्मेदार होगा। पाकिस्तान के एक्शन के आधार पर ही भारत के अगले कदम का फैसला होगा। फिलहाल पुंछ और राजौरी में पाकिस्तान ने भारी फायरिंग शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट बंद किए हैं। इसका मतलब है कि या तो वो इन एयरपोर्ट पर एयरफोर्स की कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करेगा या फिर पाकिस्तान को डर है कि इंडिया एयरपोर्ट पर भी कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि भारत ने 5 जगहों पर हमला किया। मिलिट्री कह रही है कि 3 जगहों पर किया। उनके देश में अभी खुद ही कंफ्यूजन है। दावा है कि भारत ने पाकिस्तान पर 3 तरफ से हमला किया है। हमले के बाद पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस 48 घंटे के लिए बंद कर दिया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया है। वहीं पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए जाने पर अंधाधुंध फायरिंग की जानकारी देते हुए रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन ने बताया कि पुंछ, राजौरी, नौशेरा, किशनगंगा घाटी, मनकोट, सुंदरबनी, मेंढर, भेम्बर गली और उरी, इस पूरे LOC पर पाकिस्तान ने हैवी आर्टिलरी फायरिंग खोल दी है। वहीं भारतीय सेना लगातार LOC पर मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई कर रही है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बदले रात 1:05 से लेकर 1:30 तक पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एयर स्ट्राइक की। इस दौरान 9 ठिकानों में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर किए गए। इस हमले के बाद से ही हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ में हाई अलर्ट है। हरियाणा में अंबाला को हाई अलर्ट पर रखते हुए ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। अंबाला, कैंट, सिरसा सहित कई रेलवे स्टेशनों पर RPF की टीमें लगातार चेकिंग कर रही है। वहीं हरियाणा कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली के तहत रखे सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। पंजाब के 5 बॉर्डर जिलों अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, फाजिलका और
और फिरोजपुर में अगले आदेश तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही एयर स्ट्राइक के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बने करतारपुर कॉरिडोर को भी बंद कर दिया गया है। अमृतसर एयरपोर्ट की सभी 22 फ्लाइट्स रद्द कर उसे 10 मई शाम 5:30 बजे तक बंद कर दिया गया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से भी सभी उड़ानें रोक दी गई है। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारी सरकार ने पहले ही दिन कहा था कि इस कायरतापूर्ण का जवाब देंगे और वो दे दिया है। विज ने कहा पाकिस्तान में कोई दमखम नहीं है, ये खाली डिंडोरची है। पलवल से बीजेपी विधायक और खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि दहशतगर्दों न तुम बचोगे न तुम्हारे आका। वहीं खाद्य मंत्री राजेश नागर बोले ये मोदी का भारत है, आतंक का जवाब देना भारत को आता है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, मंत्री विपुल गोयल ने भी सरकार के कदम की सराहना की है। कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि जब भी देश पर हमला होता है तो सिर्फ सरहद ही नहीं पूरा हिंदुस्तान जाग उठता है। हर जवान की वर्दी में सिर्फ हथियार नहीं बल्कि एक माँ की दुआ, एक बहन की उम्मीद और एक पूरे राष्ट्र का सम्मान बंधा होता है। लुधियाना से कांग्रेस सांसद राजा वडिंग बोले हमारी सेना हमारा गौरव है, जय हिंद की सेना। इसके अलावा कांग्रेस एमएलए कुलदीप वत्स बोले हमें देश की सेना पर गर्व है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले जय हिंद की सेना। कांग्रेस सांसद रंधावा ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा हम लड़ाई में सेना के साथ। सोनीपत में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की तो वहीं पानीपत में दुकानदारों और कारीगरों ने नाचकर खुशी मनाई। गुरुग्राम में राष्ट्रीय बजरंग दल ने मिठाई बांटी, कहा कि भारत सरकार ने देशवासियों की भावना का ख्याल रखते हुए आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। यह कार्रवाई जारी रहनी चाहिए, तभी आतंकियों का सफाया हो सकेगा। हरियाणा में आधा घंटा ब्लैकआउट रहा। पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल के शिमला में भी बिजली बंद रही। सायरन बजने के बाद लोगों ने लाइटें बंद कर दी। अंबाला में एयरपोर्ट की भी सभी लाइटें बंद रही। हिसार में दुकानदारों ने लाइटें बंद कर भारत माता के जयकारे लगाए। गुरुग्राम में फ्लैट्स में रहने वाले लोगों ने लाइटें बंद की तो वहीं हरियाणा के नूंह में भी मॉक ड्रिल की गई। प्रदेश में पहले 11 जगहों पर मॉक ड्रिल का फैसला लिया गया था, लेकिन सुबह मॉक ड्रिल को लेकर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी जिलों के डीसी और एसपी से मीटिंग की, जिसमें सभी जिलों में मॉक ड्रिल करने का फैसला लिया गया। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने दोहराया कि अभ्यास का उद्देश्य तैयारी और एहतियात है, न कि घबराहट। उन्होंने डीसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने और जनता को यह बताने का आग्रह किया कि यह केवल एक प्रारंभिक अभ्यास है, उन्हें आश्वस्त करते हुए कि चिंता का कोई कारण नहीं है। हरियाणा और पंजाब के बीच जल विवाद में भाखड़ा नांगल व्यास बोर्ड यानी बीबीएमबी की याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि पंजाब सरकार भाखड़ा नंगल डैम और लोहट कंट्रोल रूम स्थित वाटर रेगुलेशन कार्यालयों में तैनात अपने पुलिस कर्मियों को दैनिक कामकाज से दूर रखे। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में 2 मई को हुई बैठक में जारी किए गए आदेशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि पंजाब सरकार भाखड़ा डैम पर सुरक्षा बढ़ाना चाहती है तो वह ऐसा कर सकती है, लेकिन किसी भी सूरत में पंजाब पुलिस को डैम के ऑपरेशन सिस्टम में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होगी। अदालत ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि पंजाब सरकार को 2 मई को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन करना होगा। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि पंजाब सरकार बीबीएमबी के आदेशों से सहमत नहीं है तो वह बीबीएमबी के चेयरमैन के माध्यम से अपनी आपत्ति केंद्र सरकार के समक्ष रख सकती है। पाकिस्तान और पीओके के भीतर देर रात की गई एयर स्ट्राइक का असर शेयर बाजार पर दिखाई नहीं दिया। बुधवार 7 मई को सेंसेक्स 106 अंक चढ़कर 80,747 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 35 अंकों की तेजी रही और ये 24,414 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में तेजी देखने को मिली। टाटा मोटर्स का शेयर 5.20% चढ़ा। बजाज फाइनेंस, जोमेटो, अडानी पोर्ट सहित कुल 8 शेयर 2% तक चढ़कर बंद हुए, जबकि एशियन पेंट्स में 4% की गिरावट रही। सन फार्मा, आईटीसी 2%, नेस्ले और रिलायंस में 2% तक की गिरावट रही। तो वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 26 में गिरावट रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 538 रुपए बढ़कर 97,426 रुपए पर पहुंच गया है। तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 80 रुपए गिरकर 95,774 रुपए प्रति किलो हो गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 90,900 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 99,150 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।